मोदी सरकार के 12 साल पूरे। दिल्ली में एनडीए की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित कई बड़े नेता मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 दिन के दिल्ली दौरे पर, कल नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह को भेजा इस्तीफा। हड़ताल खत्म, ड्यूटी कर लौटा नर्सिंग स्टाफ। इस्तीफे पर अभी भी मंजूरी की मोहर लगना बाकी। रोहतक में भीषण अग्निकांड में 3 लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का किया ऐलान। मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम बरकरार, पारा 45 के हुआ पार। मौसम विभाग के अनुसार कल राहत मिल सकती है। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक मैक A++, गुरु काशी यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एनडीए मीटिंग से। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है। इससे पहले मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने की चर्चा को लेकर कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक में हरियाणा के अगले 2047 तक का रोड मैप और कृषि सुधार, जल संरक्षण, औद्योगिक निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। यहाँ पर SYL का मुद्दा भी उठा। चंडीगढ़ जैसे अंतर्राज्यीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कल मुख्यमंत्री आयोग की बैठक में शामिल होंगे और इस मौके पर हम आपको बताएं कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के हैंडल पर बधाई दी है। उन्होंने बताया कि उनसे जो अभी कुछ रोज़ पहले रोम में मुलाकात हुई, उसके कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में दोनों देशों के जो नागरिक हैं, रोजगार को लेकर और अन्य अवसरों को लेकर ये जो रिश्ते हैं, ये बहुत ही कारगर साबित होंगे। और बुलेटिन में अब बात करते हैं रेणु भाटिया की। रेणु भाटिया ने हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजा है। ये इस्तीफा उस वक्त हुआ है जब कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ा। इस दौरान जब रेणु वहां पर गई तो नर्सिंग स्टाफ के साथ बहसबाजी हुई और नर्सिंग स्टाफ उनके विरोध में सड़कों पे उतर आया। ये विरोध पूरे हरियाणा में देखने को मिला और इस विरोध प्रदर्शन के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। इस इस्तीफे पर रेणु भाटिया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैंने प्रयास किया कि मैं अपने इन 4.5 वर्षों में सबसे बेहतर कार्य करके दिखाऊं। ये मेरा प्रयास था। यदि कभी कहीं मुझसे कोई कार्य में त्रुटि हुई हो, यदि कभी कहीं मेरी वजह से किसी को आघात हुआ हो, यदि कभी कहीं मेरी वजह से कोई कार्य डिले हुआ हो, तो मैं उसकी क्षमा याचक हूँ, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है और वही मैंने अपनाया है। मैं सभी बेटियों को दुआ देकर जाती हूँ कि जो बेटी इस टेबल तक आए, इस कमरे तक आए, उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो और जो भी इस कुर्सी पर मेरे बाद बैठे, वो सभी बेटियों को अपनी बेटी की निगाह से सभी बेटियों की प्रॉब्लम को अपने परिवार की प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करें। मैं इन्हीं गीता के शब्दों के साथ आज इस कुर्सी से विदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद। नर्सेज अड़ी हुई हैं कि रेणु भाटिया माफी मांगे और अब
मेडिकल कॉलेज की जो नर्सेज हैं वो भी तमाम और नर्सेज के सपोर्ट में आ गई हैं और रेणु भाटिया के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। आप भी बाकी नर्सेज के सपोर्ट में आ गई हैं, क्या एक मैसेज देना चाहती हैं, क्या आप लोगों की मांग? हमारी मांग यही है कि जो रेणु भाटिया जी ने जो शब्द बोले हैं उनके लिए सामने आके माफ़ी मांगे। और हम भी नारी हैं, हमारे घर से बेटियां आई हैं, जो बेटी है वो हमारे समाज से है, हमारे परिवार से है, और जो हमारी बेटियों के लिए उन्होंने शब्द बोले हैं वो आके सामने आके माफ़ी मांगे। जैसे उन्होंने फेम पाने के लिए मीडिया में आके उन्होंने जो अब शब्दों का यूज़ किया वो सामने आके माफ़ी मांगे। हमारी रेणु भाटिया जी इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, आप क्या उससे संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है, एक दिखावा है। कल को फिर कोई और पद पे बिठा देगी, सत्ता कहीं और बिठा देगी सिंपत्ति गेन करने के लिए। पब्लिक से जो उन्होंने सिंपत्ति चाहिए थी वो लेने के लिए उसने दूसरा पद पा लेगी। पर हमारे लिए हमें तो अन्याय नहीं मिला ना, हमें तो हमारे साथ तो जो बोल के गए हैं हमें न्याय चाहिए हमारे लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 घंटे की ये आपने पेन डाउन स्ट्राइक की है, क्या आगे भी रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है, क्योंकि जब तक ये रेणु भाटिया जी पे डिपेंड करता है कि वो कब माफ़ी मांगेंगे, कब पब्लिक के सामने फिर से हमारी इमेज क्लियर करेंगे। जब तक वो इमेज क्लियर नहीं करेंगे हम अपने काम पे दोबारा लौटेंगे नहीं। हमारी यही मांग है। देखिए, मुझे लगता है कि आपस में बैठ करके अब इस मामले को समाप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के दिन गर्मी के कारण बहुत सारी बीमारियां समाज के अंदर फैल रही हैं। बच्चे बुजुर्गों को कई प्रकार की समस्याएं आने की इसमें गुंजाइश रहती है। इसलिए इस प्रकार की बात को छोड़ करके जब एक इस्तीफा आ गया है रेणु भाटिया जी का, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई विषय बचना चाहिए। तो अब एक बात साफ है कि रेणुका भाटिया अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। ये इस्तीफा उन्होंने मुख्यमंत्री साहब को भेज दिया है। हालांकि अब ये इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं हुआ इसकी खबर आना बाकी है। नर्सों की जो मांग है कि वो माफ़ी मांगे और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, ये भी अभी पेंडिंग चल रहा है। अब बुलेटिन में बात हम करने जा रहे हैं हरियाणा के रोहतक की। हरियाणा के रोहतक में कल एक ऐसा दर्दनाक अग्नि भीषण कांड सामने आया जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये अग्निकांड एक जूते की दुकान में हुआ और इस अग्निकांड पर काबू पाने के लिए 3 जिलों की फायर ब्रिगेड को वहां पर आना पड़ा। इस शोरूम से ये जो आग है ये साथ वाली दुकानों में भी फैल गई और इस अग्निकांड को देखने के बाद हर एक रोहतक का नागरिक इस वक्त घबराया हुआ से घूम रहा है। अग्निकांड की वजह क्या रही और कैसे ये फैला, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, क्या जानकारी है आपके पास? अग्निकांड का कारण क्या हुआ और इसमें काबू पाने में 3 जिलों की फायर ब्रिगेड आई, अब क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, बड़ा ही भयानक ये दृश्य था और करीबन 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। जहां पर हम खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो स्थान चिन्हित किया गया है जहां पर ये आगजनी की घटना हुई थी, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और किसी को भी जो है अंदर नहीं आने दिया जाए। सामने आप जो ये शोरूम देख पा रहे हैं बिल्कुल फायर ब्रिगेड के सामने, यही वो शोरूम है जो बूथ हाउस है जहाँ पर जब पहले आगजनी की शुरुआत हुई। बिल्कुल ऊपर छत से आग की शुरुआत हुई और ऊपर से नीचे जो है मेन एंट्रेंस है वहां पर जो है भयंकर आग ने पकड़ ली, क्योंकि वहां पर सामान रखा गया था और देखते ही देखते करीबन दर्जन भर जो दुकानें हैं, जो आसपास की जो दुकानें आप देख पा रहे हैं, उनने जो है आग पकड़ ली। जहां पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सभी लोगों का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिए और उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। लेकिन आग लगने के कारण एसी का कंप्रेसर फटने की वजह जो है ये बताई जा रही है। हालांकि 3 जिलों से करीबन 70 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन स्थिति आप ये भी समझ सकते हैं कि दुकान के बाहर जो बाइकें हैं वो जल गई है और ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं उस शोरूम से करीबन 40 फुट दूर है, वहां पर भी आग पकड़ ली और यहाँ खड़ी जो रेहड़ियां हैं जो तस्वीरों में देखी जा सकती है, इसने भी आग पकड़ ली। यहाँ का जो मंजर है इससे साफ स्थिति का अंदाजा लगा। हादसा, और इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से भी हम उनके परिवार में संवेदना व्यक्त करते हैं और मृतकों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी ने किया है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात हम हरियाणा के बाद हिमाचल की करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है इसको भारतीय जनता पार्टी हर रोज़ अलग अलग तरीकों से घेर रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की गर्मी तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक मिजाज काफ़ी गर्माया हुआ है। आज हम ऊना की बात कर रहे हैं। ऊना में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश सरकार पर एक और हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हो या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये विकास कार्यों के बजाय गुटबाजी में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। जयराम ठाकुर ने अभी जो नीरज भारती वाला इंसिडेंट हुआ था उसका उदाहरण भी दिया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी प्रदेश की भलाई के लिए काम करें, एक दूसरे के साथ उलझ के कुछ नहीं होगा। और उन्होंने जो कांग्रेस की हाईकमान है उनसे भी इस मसले को लेकर संज्ञान लेने की बात कही है। इस वक्त अमित हमारे साथ मौजूद हैं ऊना से। अमित, आज ये जो पूरी की पूरी जो मीटिंग हुई है इसमें जयराम ठाकुर ने क्या कहा, ये हम आपको सुनवाते हैं और फिर आपसे जुड़ते हैं। सुनिए जयराम जी ने क्या कहा। ये तो पार्टी ही के लहर की पार्टी है और इस बात को लेकर के जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पर बार बार टिप्पणी करते थे, हम बार बार कहते थे कि अपना घर देखिए, अपना घर संभालिए, परिवार संभालिए। और मुख्यमंत्री जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो पार्टी थोड़ी चलाते थे, वो गुट ही चलाते थे। आज भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है तो सरकार थोड़ी चला रहे हैं, गुट ही चला रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार उनके खिलाफ बोले हैं, सरकार के खिलाफ बोले हैं, उनके काम करने के तरीके पर बोले हैं। अब कांग्रेस पार्टी के एक और नेता जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने बड़ा तीखे शब्दों में अपनी बात कही है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस के तो गुटों की संख्या ऐसी है जिसकी गिनती करना भी संभव नहीं है। और आइए अब सीधा लिए चलते हैं आपको ऊना, जहां से इस पूरी की पूरी बैठक पे हमारे संवाददाता अमित शर्मा की तीखी नजर रही। क्या रहा इस मीटिंग में खास, अमित? जी बिल्कुल, आपको मुकेश जी बताना चाहूंगा कि ऊना में आज भाजपा की एक अहम बैठक हुई जिसमें कि पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको लेकर समीक्षा की गई और आगामी जो कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जो है वो मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और इस बैठक में अहम बात ये रही कि 3 सांसद अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप और राजीव भारद्वाज भी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो सरकार और मुख्यमंत्री इन दोनों पर जो है वो एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार जो है वो अपनी गुटबाजी को जो है वो बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के कांग्रेस के पदाधिकारी ही जो है वो अब उनकी पोल खोलते जा रहे हैं। उन्होंने नीरज भारती के बयान को भी यहाँ पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नीरज भारती उपाध्यक्ष रहे हैं और जब अब उनको उपाध्यक्ष पद से हटाया गया तो अब उन्हें सीएम ही जो है वो नशेड़ी जैसे शब्द बोलकर जो है वो संबोधित कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। अब हम बात हिमाचल की ही कर रहे हैं बुलेटिन के इस हिस्से में। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सोशल ऑडिट टीम, जिसने जिले के 206 स्कूलों का मूल्यांकन किया, जिसमें शिक्षा व्यवस्था उपलब्धियों के साथ साथ जो कमियां थी इनको भी उजागर किया गया। ऑडिट में आधारभूत सुविधाओं को लेकर, शिक्षण सामग्री, सरकारी फंड और उसके उपयोग से जुड़े जो विद्यार्थियों के विभिन्न पहलू हैं इनकी जांच की गई। स्कूल में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो स्कूलों के भवन हैं या वहाँ पर जो कमियां दिखाई दे रही हैं, टीम का कहना है कि इस आधार पर शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार को सुझाव दिए जाएंगे। पहली कमी तो टीचरों की है, टीचर नहीं है। वहाँ पे एक ही टीचर है और 2 हमने पीटीए पे लगाए हुए हैं, वो भी लड़कियां स्कूल की अभी पढ़ाई कर रही है। सर मेन बात यही है कि बच्चों का बेस
बेस ही प्राइमरी स्कूल से होता है। जब बच्चों का बेस ही नहीं बन पाएगा तो आगे बच्चा कैसे बढ़ेगा। सर मेरी गुजारिश है कि मतलब सबसे पहले तो जो टीचरों की कमी है वो पूरी कर दी जाए, और ना ही हमारे पास प्ले ग्राउंड है वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, और खाना भी हम लेंटर के ऊपर खिलाते हैं, और बच्चों को जब खेल वगैरह करवानी होती है तो वो भी लेंटर के ऊपर ही करवाते हैं। बाकी क्लासरूमों की कमी है, एक ही क्लास में मतलब एक ही रूम में दो क्लास से मतलब एक साथ वो पढ़ाते हैं बच्चों को, एक साइड करके एक क्लास दूसरी साइड को करके दूसरी क्लास, तो रूम की कमी भी है, बनी हुई है बिल्डिंग अधूरी है वो। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। और मौसम मैदानी इलाकों में इस वक्त तप रहा है। कई राज्यों में इस वक्त तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है। हरियाणा के भी 13 जिले इसकी चपेट में हैं। शाम को आंधी चलती है, बारिश होती है, तो इससे लोगों को कुछ राहत ज़रूर मिलती है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि जो आने वाला कल है इसमें शायद कुछ राहत आपको मिल सकती है। हालांकि ये जो गर्मी की तपत है ये पहाड़ी इलाकों में भी असर डाल रही है, लेकिन वहाँ पर इतना असर नहीं है जितना लू का असर हरियाणा के 13 ज़िलों में देख रहे हैं, या इसके आसपास के जो राज्य हैं, वो चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर गर्मी से हाल बेहाल है। इस वक्त कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कुरुक्षेत्र में क्या हालात हैं गर्मी के। मुकेश सर, आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में भी वही हालात हैं जो अलग अलग जिलों में पड़ रहे हैं। तप रहा है पूरी तरह से, और मैं कुरुक्षेत्र के इस मार्ग पर हूँ। ये बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप कि ये वीआईपी मार्ग है, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर को जाने वाला है। और यहाँ से रोजाना की संख्या की बात की जाए तो यहाँ से वीआईपी लोगों का जमावड़ा निकलता है, और यात्री यहीं से ब्रह्म सरोवर के लिए जाते हैं, स्नान पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। आम दिनों के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से खाली पड़ा है, सूना पड़ा हुआ है। नहीं तो इस रास्ते से निकलने वाले लोगों की, यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती रहती थी। और कहीं ना कहीं गर्मी का सितम ऐसा है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। येलो अलर्ट है। हालांकि हरियाणा के कई इलाकों में कल जरूर आंधी तूफान आया, थोड़ा सा मौसम में राहत मिली है, मगर कुरुक्षेत्र में अभी तक 44 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है कि घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, कोई जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले। और ऐसे में जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहां पर ओपीडी की संख्या में इजाफा हो गया है, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं ओआरएस का घोल लें और पानी उचित मात्रा में पीते रहें, तभी घर से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं जो कुरुक्षेत्र पर्यटन नगरी जरूर है, पर्यटन नगरी में इक्का दुक्का लोग ही घूमने के लिए आ रहे हैं। आम दिनों की बात की जाए तो आम दिनों में यहाँ पर लोगों का हजूम उमड़ता था, और लगातार गर्मियों के दिनों में भी लोग घूमने आते थे। मगर इस तरह गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग घरों में है, शाम के समय या रात के समय घरों से बाहर निकलते हैं। जी बिल्कुल। और इस गर्मी की तपत से आप भी बिल्कुल बच के रहिए अशोक जी। साथ ही साथ आपने बताया कि जैसे कुरुक्षेत्र हरियाणा के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है, तो टूरिस्टों की आमद भी काफी घट गई होगी। देखिए, जो टूरिस्ट है वो क्योंकि पर्यटन नगरी है तो जाहिर है ब्रह्म सरोवर पर आते हैं, मगर जो सुबह सुबह आके स्नान पूजा अर्चना करके चले जाते हैं, अब शाम के समय यानी कि 7 बजे के बाद वो लोग जो अलग अलग जगहों की धर्मशालाएं हैं या होटल है वहां रुके हुए हैं, और शाम के समय 7 बजे के बाद वो लोग ब्रह्म सरोवर पर घूमने के लिए निकलेंगे या पूजा अर्चना करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि शाम के समय आरती भी होती है ब्रह्म सरोवर पर, तो उसको देखने के लिए लोग जाहिर है लोग निकलते हैं। तो ऐसे में गर्मी के समय में लोग यानी कि होटलों में, प्राइवेट होटलों में या धर्मशालाओं में रुके होते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है, बाहर निकलना लोगों का दूभर हो गया है। तो ऐसे में जब 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है तो जाहिर है लोग पर्यटन नगरी होने के बावजूद बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। जी मुकेश जी, आपके आसपास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे जानिए कि अब तो इंतहा हो गई गर्मी की, क्या इनको उम्मीद है कि ऊपर वाला कुछ बरसेगा और इस गर्मी से राहत पहुंचाएगा, और इनके रोजगार धंधों पर क्या असर पड़ा है ये भी थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। मुकेश जी, कुछ जो लोग हैं ब्रह्म सरोवर के पास, उनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी कि जो ब्रह्म सरोवर के आसपास हैं, आप ब्रह्म सरोवर के पास दुकान चलाते हैं, गर्मी में लोग आ रहे हैं आपके पास खाना वगैरह खाने के लिए? इधर देखिए कम आ रहे हैं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है? इधर देखिए, क्या बताएं? अच्छा, गर्मी की वजह से। देखिए मुकेश जी, ये बता रहे हैं कि गर्मी ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ब्रह्म सरोवर के मेन गेट पर इनकी दुकान है, और ये खुद कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से लोग घरों के अंदर या होटलों में रुके हुए हैं, तो शाम का समय होगा
तब बाहर लोग निकल रहे हैं। और पर्यटन नगरी है तो पर्यटन नगरी में पूजा अर्चना करने के लिए ब्रह्मसरोवर पर शाम के समय यात्री जरूर आते हैं। बिल्कुल, एक धार्मिक स्थल है और पूरे देश भर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी विशेष तौर से यहाँ पर आते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए अशोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का दिन विशेष है राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि मोदी सरकार के 12 साल आज पूरे हो चुके हैं और इन 12 सालों को लेकर जैसा हमने बताया कि लगातार इन गतिविधियों पर हमारी नज़र है, ये तो हम बताएंगे ही। और साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी 4 जिलों में गर्मी का अलर्ट चल रहा है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ न्यूज़ 18 आपको अपडेट करता रहेगा। परना बांध के घर से निकलते हैं ताकि गर्मी से ही छबील भी। अब बात करते हैं पंजाब में जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं, इनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन 20 से 22 जून तक पंजाब के दौरे पर रहेंगे। ये जो दौरा है अभी ऑफिशियल तौर पर कंफर्म होना बाकी है, लेकिन इन 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है अगर वो चाहें, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो होगा या नहीं होगा इस पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन वो सबसे पहले अमृतसर जाएंगे, वहाँ पर श्री हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल में माथा टेकेंगे। इसके बाद जो संगठन के अलग अलग लोग हैं इनके साथ वो बैठकें करेंगे, कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लुधियाना में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भी एक बैठक लेंगे। और 2027 जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पंजाब के नेताओं के साथ वो अगली रणनीति अपनाएंगे। हालांकि अभी जो हमें खबर मिली थी, जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर अमित शाह बैठक कर रहे थे और उन्होंने ये फैसला लिया है कि आने वाले जो पंजाब के चुनाव हैं वो 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीच बीच में खबर ये भी आ रही है कि अकाली दल के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, ना ही इसको लेकर किसी पार्टी ने कोई बयान दिया है। अब हरियाणा की बात एक बार फिर से करते हैं। हरियाणा में तेज़ आंधी और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल के कुल्लू में आग का तांडव देखने को मिला और यहाँ पर जो जंगल हैं उनमें कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी, ऐसी खबर भी हमें आ रही है। इस आग के कारण कई पेड़ और पौधे जलकर खाक हो गए। इसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पा लिया। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जब भी गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और इससे लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो जाती है। और ये एक ऐसा काम है जो हर साल होती है, जिसको बार बार बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आग हर चीज़ को खाक में मिला देती है। बात एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जो आवारा कुत्ते हैं इनका आतंक देखने को मिला है। यहाँ पर एक कुत्तों के झुंड ने सड़क के किनारे एक बच्ची पर हमला बोला और इस बच्ची को बुरे तरीके से जख्मी कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस बच्ची को बचाया। और इसमें एक शख्स की तारीफ खास तौर से की जा रही है। ये सफाई कर्मचारी है जिसने कुत्ते से बचाया और इस सफाई कर्मचारी को आने वाले समय में सम्मानित भी किया जाएगा। ये सूचना हमारे पास आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बुलेटिन के बाद भी खबरें पंजाब की ताज़ा तरीन खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। बने रहे हमारे साथ।